हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना न्यू चैनल लूसेंट जीके जीएस टिप्स में। तो आज इस वीडियो में मैं संतलत के बारे में बताने वाला हूं। और आप लोग को जैसा कि पता होगा कि संतलत काल से बहुत सारा क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं संतलत काल बताने वाला हूँ और एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि इसमें कौन कौन सा वंश शासक किए और इसको याद रखने का ट्रिक मैं आज लाया हूँ। तो चलिए इस ट्रिक को देखता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ट्रिक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। यानी कि गुलाब, गुलाब का मतलब हो गया कि सबसे पहले आया गुलाम वंश, और खिले ख से हो गया खिलजी वंश, तो मतलब त से हो गया तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश, और मेरा लो से यानी ल से हो गया लोधी वंश। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। ए में दिया हुआ है सैयद वंश, बी में दिया हुआ है खिलजी वंश, सी में दिया हुआ है गुलाम वंश, डी में दिया हुआ है लोधी वंश। और आप लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे कि इसको क्रम में सजाएं, कि किस प्रकार इसको वंश आया था, किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। यदि आप सजा चुके होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए आज मैं पूरा डिस्क्रिप्शन से चलता हूँ कि गुलाम वंश का इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चर्चा करता हूँ। तो चलिए गुलाम वंश में बढ़ते हैं हम लोग। मैं एक और ट्रिक लाऊंगा, जैसे कि वंश का मैं ट्रिक लाया था, तो उस वंश के साथ साथ मैं संस्थापक का भी ट्रिक लाऊंगा कि कौन सा वंश का कौन सा संस्थापक था। तो वो ट्रिक मैं अभी नहीं लाया हूँ, सिर्फ अभी वंश का ट्रिक लाया हूँ। तो वो ट्रिक तो मैं बता दिया, अगले वीडियो में मैं उसके संस्थापक का ट्रिक लाऊंगा, ताकि डायरेक्ट हम लोग किस वंश का संस्थापक कौन है डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए गुलाम वंश की मैं चर्चा करता हूँ। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, और इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलाम वंश इसलिए नाम पड़ा है कि सारा यहाँ पे सब गुलाम वंश के अंदर हुआ है, सब किसी न किसी के सब गुलाम ही थे, इसीलिए इसका गुलाम वंश पड़ा है। और यही हम लोग का दिल्ली सल्तनत काल है। तो मेरा सेकेंड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपना राजधानी लाहौर में बनाई थी। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। बट ये जो पूरा कार्य किया, मतलब 225 फीट ऊंचा बना दिया कौन? इल्तुतमिश। लेकिन जब ये तुगलक के समय बिजली गिर गई तो फिर से मंजिल वो नष्ट हो गया था, और फिर से उसको जो मरम्मत करवाई वो करवाई थी फिरोज शाह तुगलक, और मरम्मत करवा के उसको 9 फीट बढ़कर उसको 9 फीट बढ़ाकर 234 फीट कर दिया गया। 225 था, 9 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया? 234 फीट हो गई। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे क्या क्या करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, और 1 लाख बक्स, जिसमें लाखों को दान देने वाला भी कहा जाता है, यहाँ पे लाख बक्स का भी इसने प्रचलन चलाया था। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक का
सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त कराया था वो किसने करवाया था? सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक की मृत्यु यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। अब इसका जो मृत्यु वो घोड़ा से चौगाना खेलते समय हुई था। इसका मृत्यु कहाँ पे दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह, जिसके सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह ने सिर्फ कितना महीनों तक शासन किया? तो 8 महीना तक शासन किया। इसके बाद फिर आराम शाह की क्या हो गई? तो हत्या हो गई। उसके बाद फिर कौन आया? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जब इसको चौगाना खेलते समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना और आराम शाह सिर्फ 8 ही महीना तक शासन किया। इसके बाद आराम शाह के हत्या के बाद फिर कौन आया? इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली के 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। वो कहाँ के था? तो इल्बरी तुर्क था, मतलब तुर्की का वो रहने वाला था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसका क्या भी था? दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन के मृत्यु हुआ था उस समय वो कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। वो जो लाहौर राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसको स्थानांतरित करके कहाँ ला दिया? तो दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुआना का निकट करवाया था। इसका जो दिल्ली ए कुआना के नज़दीक इसने क्या करवाया था? तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश का पहला शासक जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान कर ली। और ये था इल्तुतमिश का जो एक पहला शासक था, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पर क्या कर ली? तो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात यानी इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। और यहाँ पे चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट में जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर कौन बैठा? तो रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसमें मतलब योग्यता उतना नहीं थी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के उतना उसमें योग्यता नहीं थी। इसके आपातकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। उसका उतना योग्यता नहीं था, बट उसके जो माँ थी वो अपने तुर्कान छाई रही, मतलब इसके इसके देख रेख में बहुत ही भागीदारी उसकी मां निभाई, क्योंकि वो अयोग्य शासक था, उसको उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे गद्दी चलाया जाता है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर। अमीर अमीर खुसरो ने रुकनुद्दीन फिरोज जो गद्दी पर बैठा था उसको हटाकर, यानी इल्तुतमिश के पुत्र को हटाकर अमीर खुसरो ने वो हटाकर रजिया के सिंहासन पर आसीन कर दिया और रजिया सुल्तान के आसीन कर दिया। अब इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य है इल्तुतमिश ने कौन कौन सा कार्य किया। तो कुतुबुद्दीन के निर्माण को पूर्ण करवाया। यहाँ पे देखिए नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, बट इल्तुतमिश ने उसको क्या करवाया? तो उसको पूरा बनवाया, मतलब पूरा कार्य करवा दिया। इसके बाद सबसे दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल, ये सबसे पहले क्या शुरू किया? तो अरबी सिक्का चालू किया इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली चलाई, इक्ता व्यवस्था चलाई। फोर्थ नंबर है 40 गुलाम दरबारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चिलगानी के नाम से जाना गया। यह एक संगठन बनाया जिसको तुर्क ए चिलगानी से नाम से जाना गया। और पांचवा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का क्या किया? तो दमन किया।
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मंगोल देख लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो उत्तर में गोबी का जहाँ मरुस्थल है वहाँ के वो निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले और सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वो क्या करते थे कि घोड़ों को और पशु को क्या करते थे? पोसते थे, मतलब बहुत अच्छा तरीका से उसको रखते थे। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार का मांस भी खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, उनके माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बंटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 चिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता ये सुगाई बहादुर था। जो इसका जन्म हुआ चंगेज खान का, उसका पिता का नाम था ये सुगाई बहादुर। और इस चंगेज खान को क्या से नाम से जाना गया? तो चेंगिस द ग्रेट कर्स्ट, मतलब इसको जाना गया महान और श्रापित के नाम से जाना गया। और इसका पिता का नाम था ये सुगाई बहादुर था। तो अभी मेरा गुलाम वंश खत्म नहीं हुआ है, ये मेरा गुलाम वंश का पार्ट 1 है। यदि आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि ये गुलाम वंश का मैंने शॉर्ट ट्रिक दे दिया था, और इसका शॉर्ट ट्रिक मैं कि कौन कौन सा संस्थापक थे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और सेकंड पार्ट में मैं गुलाम वंश खत्म कर दूंगा, मतलब गुलाम वंश खत्म कर दूंगा। इसके बाद मेरा आएगा कौन? तो इसके बाद मेरा आएगा खिलजी वंश, और खिलजी वंश का फिर उसका सुपड़ा साफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।